हेलो गाइस, हमारे YouTube चैनल शोरगुल टाइम में आपका स्वागत है। कहानी सीक्रेट अमीरजादा की हर नई कड़ी की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। वजह सिर्फ इतनी सी है कि हमारे चैनल के इस एपिसोड को मित्रों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। आप सभी मित्रों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आप सबके सहयोग से चैनल के सब्सक्राइबरों में काफी इजाफा हुआ है। हम आभारी उन सभी मित्रों के हैं जिन्होंने इस चैनल को अपना समझा। चलिए अब चलते हैं कहानी के एपिसोड 26 की ओर। इसकी शुरुआत भी कुछ इस तरह से होती है। सनाया के सामने कोई आहान को 2 कौड़ी का इंसान कैसे कह सकता था। सनाया ने आहान की तरफदारी करते हुए कहा, वो पति है मेरा, अपना मुंह संभाल कर बात कीजिए। और आप मेरी रिश्तेदार कब से हो गई। खून के रिश्तों से अगर दुनिया चलने लगी तो आप जैसे लोगों को अपने ही घर में चोरी करने की नौबत ना पड़ती। इस पॉइंट पर सनाया अपने नई कार से नीचे उतरकर सीमा बुआ के सामने आकर खड़ी हो गई। सनाया की बात सुनने के बाद सीमा बुआ का चेहरा जम गया। उन्होंने सनाया से कहा, सनाया तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम इतनी मुंहफट कैसे हो गई। क्या तुम्हारे ये निकम्मा घर जमाई पति तुम्हें बड़ों से मुंह लगाना सिखा रहा है। सनाया, इससे पहले कि तुम अपने सारे संस्कार और परवरिश छोड़ दो, अपने इस नकारे पति को ही छोड़ दो। अब सनाया का पेशेंस जवाब दे गया और उसने सीमा बुआ से कहा, संस्कार तो चोरी करने में भी नहीं नजर आते। अब सीमा बुआ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उन्होंने अपने बेटे रतन की तरफ देखकर कहा, रतन, लगता है कि यामिनी भाभी ने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर उसकी माँ ने कुछ नहीं किया तो उसकी बुआ जी अच्छा बर्ताव सिखाएगी। रतन बेटा, जाओ और इस नालायक लड़की को मेरी ओर से 2-3 थप्पड़ लगा दो। अपनी माँ की इस बात को मानते हुए रतन सनाया की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया। रतन सनाया को थप्पड़ मारने वाले था कि सनाया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल एक जोर की आवाज आई। इस आवाज को सुनकर कोई भी बता सकता था कि किसी ने एक जोर की थप्पड़ मारी थी, मगर सनाया को एहसास हुआ कि ये थप्पड़ उसके मुंह पर तो नहीं पड़ी थी। उसने क्यूरियोसिटी से अपनी आंखें खोली तो सनाया को एक जानी पहचानी सी पीठ दिखी। ये पीठ आहान की थी। सनाया आहान का हाथ पकड़कर उसे देखने लगी, मगर आहान हमेशा की तरह नॉर्मल लग रहा था। ये थप्पड़ आहान को नहीं बल्कि रतन को पड़ा था। सनाया ने जब सामने खड़े रतन को देखा तो वो हैरान रह गई। हट्टा कट्टा रतन इस वक्त अपना दंदना रहा कान पकड़कर खड़ा था और उसका गाल लाल हो गया था। ये देखकर सनाया को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सीमा बुआ भागकर रतन के पास गई और उसे कंफर्ट करने लगी। कुछ देर तक तो रतन कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। सीमा बुआ को एक ही वक्त पर आहान पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था और अपने बेटे रतन के लिए बुरा भी लग रहा था। उन्होंने अपने बेटे की ऐसी हालत को देखकर मन में कहा, एकदम से इस कचरे के डब्बे में इतना कॉन्फिडेंस और इतनी हिम्मत कहां से आ गई। सीमा बुआ ने फिर आहान को घूर कर देखा और उससे कहा, आहान, तुमने मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की। मगर इससे पहले कि आहान या सनाया कुछ कह पाती, रतन ने अपने कान से हाथ हटाया और अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए राड को ऊपर उठा लिया। रतन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो बड़े बड़े कदमों के साथ आहान की तरफ बढ़ गया। सनाया ने जब ये देखा तो डर के मारे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन सनाया ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल किया और आहान का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचने लगी। वो अपने हस्बैंड को चोट पहुंचाने नहीं देना चाहती थी। पीछे हटने की बजाय आहान ने 2 कदम आगे बढ़ा दिए थे। रतन ने बहुत जोर से उस लोहे के राड से आहान के सिर की तरफ अटैक किया। इतना जोर का वार होने के बावजूद भी आहान ने एक ही हाथ से उस लोहे के राड को पकड़ लिया। ये देखकर रतन ने अपने दूसरा हाथ भी ऊपर उठाया और लोहे के राड को प्रेशर से आहान पर हावी करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो न खुद हिल पा रहा था
और न ही उस लोहे के राड को हिला पा रहा था। आहान एक स्लिम लड़का था, मगर असल में आहान के अंदर इतनी ताकत थी कि वो अकेला ही 15 से 20 लोगों को मार गिरा सकता था। दूसरी तरफ रतन अपना जोर लगाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आखिर में तो उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और सारी नसें नजर आने लगी। उसी पल आहान के चेहरे पर एक बेरहम सी मुस्कान थी। आहान ने थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल किया और रतन के हाथ से उस लोहे के राड को छीन लिया। वो लोहे का राड आहान के हाथ में आते ही ताकतवर रतन का कॉन्फिडेंस मिट्टी में मिल गया। आहान को इस मौके की तलाश थी। आहान ने उसका हाथ मोड़कर रतन को जमीन पर गिरा दिया। अब रतन पूरी तरह से आहान के कंट्रोल में था। सनाया खुद ऐसा महसूस कर रही थी जैसे किसी एक्शन फिल्म की फाइटिंग सीक्वेंस देख रही थी। सनाया ने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, आहान के पास ये सारी ट्रिक्स कहां से आ गई? क्या उसे इतने अच्छे से मारपीट करना भी आता है? पिछले 3 साल में आहान को एक ऑर्डिनरी लड़का समझ रही थी। भले ही वो बहुत कमजोर नहीं था, मगर आहान बहुत स्ट्रांग भी नहीं था। क्या इतने समय से आहान अपने इस स्किल को मुझसे छिपा रहा था? दूसरी तरफ जमीन पर लेटे हुए रतन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे रीढ़ की हड्डियां एक एक करके अपने आप टूट रही थी। तभी सीमा बुआ ने कुछ सोचा और अपने बेटे को आहान से बचाने के लिए शोर मचाने लगी, कोई बचाओ हमें, इस आहान से हमारी जान बचाओ, ये बेरहम इंसान हम पर जुल्म कर रहा है, क्या कोई है, हमारी मदद करो। अब जब सीमा बुआ का बेटा आहान की बराबरी नहीं कर पा रहा था तो उन्हें कुछ न कुछ तो करना ही था। इसलिए सीमा बुआ ने बेचारी बनने का नाटक शुरू कर दिया। वैसे भी बीच सड़क पर तो बहुत से लोग होते हैं और इंडिया में लोगों को अगर अच्छा खासा तमाशा देखने मिल रहा था तो वे बिना टिकट का शो बिल्कुल भी मिस नहीं करते, भले ही उनका कोई जरूरी काम क्यों ना हो। मगर दूसरे के मामले में दखलंदाजी किए बिना उन्हें मजा नहीं आता और ऐसे ही लोग सीमा बुआ की आवाज सुनकर वहां जमा हो गए और उनके लिए बुरा भी महसूस करने लगे। उन दोनों को देखने के बाद सीमा बुआ को और भी ज्यादा जोर आ गया। उन्होंने सभी लोगों से कहा, इस लड़के ने 2 साल पहले हमसे 50,000 रुपए लिए थे और वापस करने का कहकर रफू चक्कर हो गया। तब से मैं और मेरा बेटा रतन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर ये कभी नहीं आया। आज जब हम अचानक से इसे मिले तो इसने मेरे बेटे को बहुत मारा। अब बताइए मैं क्या करूं? मैं एक मजबूर माँ अब क्या करूंगी? सीमा बुआ का एक्शन टॉप क्लास का था। हर किसी को उन पर यकीन हो गया। सभी आहान की तरफ देखकर भला बुरा कहने लगे। सनाया अब नर्वस हो गई और उसने कहा, देखिए ये कुछ भी कहे जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप सब जाकर अपना काम करिए, यहाँ पर वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। मगर इस पॉइंट पर सनाया की बात कौन मानने वाला था? रतन जमीन पर लेटा अभी भी दर्द से करा रहा था और आहान की नई चमचमाती कार सड़क के साइड में खड़ी थी। ऊपर से सीमा बुआ की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। कोई भी होता तो सीमा बुआ की बताई गई कहानी पर यकीन करता। अब लोग बातें करने लगे, कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? एक तो पैसे ले लिए और वापस करने के बजाय मारपीट कर रहा है। किसी ने कहा, क्या ऐसे ही लोगों से पैसे हड़प हड़प कर इस लड़के ने ये महंगी ओडी कार खरीदी है? तो किसी तीसरे इंसान ने कहा, और नहीं तो क्या, इन्हें देखकर कोई कह सकता है क्या ये ऐसी घटिया हरकतें करते होंगे? मेहनत से कमाने का छोड़कर लोग तो खुला चोरी कर रहे हैं। लोगों की ऐसी बातें सुनकर अब सनाया की आंखें नम हो गई। अपनी सफाई पेश करते हुए उसने सबसे कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब मेरी बात सुनिए। लेकिन सनाया की बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। हर कोई बस आहान और सनाया को कोस रहा था। उन दोनों को इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, मानो सनाया और आहान ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। सीमा बुआ की आंखों में इस वक्त अजीब सी झलक थी जो सनाया और आहान की आंखों ही आंखों में चुनौती दे रही थी। सनाया ने जब सीमा बुआ की ऐसी नजर को देखा तो वो गुस्सा हो गई, लेकिन
हालात ने सनाया के पास चुप रहने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। तभी अहान ने सीमा बुआ की आंखों में आंखें डालकर देखा और उससे सवाल करते हुए कहा, तो आप कह रही हैं कि आपने 2 साल पहले मुझे 50,000 रुपये उधार दिए थे। अहान ने अपनी ये बात बहुत ही प्लेन अंदाज में कही थी, मगर सीमा बुआ ने अपना नाटक जारी रखा और कहा, हाँ, तुमने 2 साल पहले मुझसे कहा था कि तुम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो और कोई भी तुम्हारा मदद नहीं कर रहा है। इस वजह से मैंने अपने बैंक से 50,000 रुपए निकाल कर तुम्हें दिए थे। तब तुम मुझसे ये कहकर गए थे कि 1 महीने के अंदर अंदर वापस कर दोगे, और आज 2 साल होने के बाद मेरे हाथ लगे हो, वो भी अचानक। अगर मैंने तुम्हें नहीं पहचाना होता तो तुम फिर से मुझसे और मेरे बेटे से पीछे छुड़ाकर भाग जाते। सीमा बुआ ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। ये अजीब सा झूठ सुनने के बाद भी अहान खामोश रहा। उसने कुछ सोचा और सीमा बुआ से कहा, तो क्या आपके पास कोई लिखी हुई पर्ची या बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है जिस पर हम दोनों के साइन, या फिर ऐसा कुछ हो जो साबित कर सके कि आपने मुझे पैसे उधार दिए थे? अहान ने बहुत ही शांत अंदाज में अपना सवाल किया था, मगर इस सवाल को सुनकर सीमा बुआ के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने फिर अपना दिमाग तेजी से भगाया और बहाना बनाते हुए कहा, क्यों नहीं होगा, मेरे पास सबूत है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझे 20 सलक में मिल जाओगे। इतने जरूरी कागजात मैं लेकर नहीं घूमती। ये भी एक अच्छा बचाव था। मगर अहान के अगले सवाल के बाद सीमा बुआ दंग रह गई। अहान ने उससे सवाल करते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी अभी आपने कहा कि मैं आपको और आपके बेटे को मारना चाहता हूं, क्या कोई सबूत है? अहान ये सारे सवाल करके क्या साबित करना चाहता था? सनाया खुद भी कंफ्यूज हो गई, लेकिन सीमा बुआ आखिर तक इस खेल को खत्म नहीं करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने हामी भरते हुए कहा, मैंने सच कहा है, मेरा बेटा जमीन पर लेटा दर्द के मारे रो रहा है और कुछ लोगों ने देखा ही होगा। मेरे रास्ते में होने के बावजूद तुमने अपनी कार नहीं रोकी, उल्टा मेरी जान लेने के इरादे से तेजी से आगे बढ़ गए। सीमा बुआ की बात पर भीड़ में से कुछ लोगों ने हामी भर दी। हाँ हाँ, ऐसे ही हुआ था, मैंने देखा, किसी आदमी ने कहा। तो दूसरे किसी आदमी ने कहा, मैंने भी देखा। कोई ऐसा करने के बाद मुकर कैसे सकता है? मेरा तो कहना है कि हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए ताकि ऐसे जानवरों जैसे लोगों को उनके गुनाहों की सजा मिल सके। ये सुनकर एक बार फिर से भीड़ में हल्ला मचने लगा। सनाया फिर से पैनिक करने लगी। पुलिस के नाम सुनकर सनाया घबरा गई थी। भले ही उसने और अहान ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हर कोई सीमा बुआ के सपोर्ट से ही बात कर रहा था, इसलिए सनाया डरने लगी थी। लेकिन तभी अहान ने जोर से कहा, हाँ प्लीज, कोई पुलिस को कॉल कर ही दो, मुझे भी एफआईआर लिखवानी है। अहान ये कह रहा था, क्या सच में अहान अपने आप को सनाया को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता था, या फिर सीमा बुआ अहान और सनाया को किसी बड़ी मुसीबत में फंसाने वाली थी? इसके साथ ही यह एपिसोड भी समाप्त होता है। उम्मीद है कहानी अमीरजादा का हर एपिसोड आपको पसंद आ रहा होगा। कहानी के हर एक एपिसोड को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।